क्या है, कल मेरा बहुत बड़ा मैटर लगा हुआ था तो फिर उस पर तैयारी करनी थी और शुरुआत में ही लगा था तो क्लास भी लेते नहीं बना। बाकी जीत गया मैं उसको तो ठीक है। वो बताया था आप लोगों को मैटरनिटी बेनिफिट वाली एक मैटर था ना, वही है। अब चलो मेरे वजह से सभी महिलाओं को उसका अधिकार मिल जाएगा, हैं? चलिए, देखिए मैं कहता हूँ कि यही है आर्टिकल 13 कि अगर कोई भी ऐसा लॉ बनता है जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, वो डिस्क्रिमिनेटिव हो, मतलब भेदभाव कर रहा हो लोगों के बीच, आया ना, कि अगर तुम रेगुलर एम्प्लॉय हो, तुम कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो, ठीक है भाई, पर एम्प्लॉय तो हो, काम तो कर रहे हो, आया ना। वो तो सरकार ने तुमको बांट दिया ना, नहीं तो तुम तो रेगुलर एम्प्लॉय भी हो सकते हो। यस, तो ये तो सीधे सीधे अगर एक को आप वो अधिकार दे रहे हो, दूसरे को नहीं दे रहे हो, तो ये किसका उल्लंघन हो गया? आर्टिकल 14 का। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे सरकार ये सोचती है कि आपके पास पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना, ताकि बच्चा हेल्दी रहे, माँ हेल्दी रहे, सब कुछ ठीक ठाक रहे। मतलब ये कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पढ़ेंगे इसको। यस। फिर आर्टिकल 15, सेक्स के ग्राउंड पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। इतना तो उल्लंघन हो गया। 15 क्लॉज 3, विमेंस के लिए स्पेशल प्रोविजंस। आर्टिकल 42 मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है, जो सीधे सीधे ये आपको अधिकार देकर जा रहे हैं। तो जब इतना कुछ आपके फेवर में है तो कोर्ट तो आपको देगी ही देगी चीज़ें, हाँ या ना। तो यही है, जब आप अपने अधिकारों को जानते हैं, मौलिक अधिकारों को समझते हैं कि हमें कब कौन सा अधिकार, पर हाँ, अधिकार उसी को मिलते हैं जो उस अधिकार की मांग करता है। तुम सो जाओ घर में, बोलो दो अधिकार मेरे को, तो नहीं मिलेंगे। यस, अधिकार की प्राप्ति के लिए भी लड़ना पड़ता है। यस, पर दिक्कत इस देश में है कि सिस्टम से नहीं लड़ सकते हम, हाँ या ना, कि कई लोग IAS IPS इसलिए बनने आए हुए हैं, या कई लोग UPSC की तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि मैं बदल कर रख दूंगा। कुछ नहीं बदलोगे, जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। यस, ठीक है भाई, एथिक्स के पेपर में लिख देना दूं अपने मन से, बट कुछ चीज़ें कुछ बदलेगा नहीं। सिस्टम नेवर चेंजेस, कभी नहीं बदलता वो, क्योंकि सिस्टम को जिस तरीके से बनाया गया है, सिस्टम वैसा ही काम करता है। तुम अगर ये सोचते हो कि मैं सिस्टम में आके सिस्टम को बदल दूंगा, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तुम जहाँ तक तुम्हारे हाथ में है तुम कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हो, बट तुम सोच रहे हो कि मैं करप्शन पूरी जड़ से ख़त्म कर दूंगा, जिस ज़िले में रहूँगा मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अगर तुम ये सोच में आ जाओगे तो सरकार तुम्हारा ट्रांसफ़र ऐसे जगह पे करेगी कि तुम वो करने लायक नहीं रहोगे। यस भाई, नियुक्तियां भी अगर किसी अच्छे ज़िले में नियुक्ति हो रही है तो उसके भी बहुत सारे मायने निकाले जाते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सारे। अब एक अधिकारी थे जिनकी नियुक्ति एक ज़िले में हुई। ज़िले में होने के बाद उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं शिक्षा के ऊपर कार्य करना चाहता हूँ। यस, न्यूज़ वालों और कुछ लोगों के बीच क्या बात चली
मतलब करप्शन ज्यादा करना है। यस, तो ये कॉन्सेप्ट है। पैसे भी तो तभी आएंगे ना जब काम होंगे, काम ही नहीं होगा तो पैसा कहां से आएगा? दिखना भी तो चाहिए कि डिवाइडर बिलासपुर का 5 साल में 500 बार बन गया। यस, एक ही रोड 40 बार बन गया। तो भाई बनेगा तभी तो पैसे आएंगे, तभी तो करप्शन होगा। यस, चलिए आर्टिकल 18 क्लॉज 1 देखा था हमने, हाँ या ना? और ये देखा था कि राज्य सेना और विद्या अर्थात मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन को छोड़कर के कोई भी टाइटल्स नहीं दे सकती, उपाधि नहीं दे सकती। क्लियर हो पा रहा है? उसके बाद क्या हेडिंग बनवाया था मैंने? आर्टिकल 18 क्लॉज 2। ठीक है, तो अब आर्टिकल 18 क्लॉज 2 हेडिंग बनाइए, उसमें लिखिए, फिर समझा रहा हूं। भारत, हिंदी बोल रहा हूं, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया from accepting any title from any foreign state, any title from any foreign state। आज शेड्यूल मिल गया था क्लास का मेरा। फॉरेन स्टेट मतलब अब सरकार नहीं देगी हमको उपाधि, वो तो ठीक है, सिंपल सा। अब मेरे पास जेब में पैसा है, मैं चला गया विदेश, मैं चला गया ब्रिटेन, वहां से टाइटल लेके आ गया, लगा घूम रहा हूं लॉर्ड शुभम तिवारी। यस, तो भाई सिंपल सा मतलब ये हो गया कि जो अमीर वर्ग है, जिसके पास पहुंच है, फिर तो विदेशों से जाके लेके अपने नाम के आगे टाइटल लेकर आकर लगाएगा भारत में। मतलब डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो है ना दो लोगों के बीच, वो दूसरी तरीके से नहीं तो किसी और तरीके से हो रहा है। कि हमने तो भारत सरकार को रोक दिया, सरकारों को रोक दिया कि आप किसी प्रकार की उपाधि नहीं देंगे, पर हमें भी तो रोकना था कि हम उपाधि नहीं ले पाएंगे, तो वो हमें रोका गया कि हम किसी विदेशी राज्यों से जाकर भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते। क्लियर है? तीसरा लिखिए, तीसरा पॉइंट 18 क्लॉज 3। A foreigner, इंग्लिश में, holding any office of profit or trust under the state cannot accept any title from any foreign state without the consent of the president। कोई भी विदेशी व्यक्ति जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना
राष्ट्रपति के सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अभी किसकी बात हो रही है? फॉरेनर्स की, भारतीयों की नहीं। पर वो रह कहां रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब यही तो बात है, क्या कर रहे हैं? दे आर होल्डिंग ऑफिस एंड प्रॉफिट एंड और ट्रस्ट। वह लाभ या विश्वास का पद धारण कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब यही तो बात है। अब लाभ और विश्वास का पद को समझो, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए कहते हैं। अब जब तुम राष्ट्रपति पढ़ोगे या फिर सांसदों को पढ़ोगे तो सबके लिए क्वालिफिकेशन है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। पढ़ते हो कि वह लाभ का पद धारण ना करता हो। अभी क्या है लाभ का पद, उसको समझो। एक केस हुआ, देखिए जया बच्चन को जानते होंगे, अमिताभ बच्चन की छोटी सी बीवी। यस, मतलब हाइट छोटी है, यस, मतलब उम्र नहीं, पर फाइट ज्यादा है ना। जब देखो बढ़िया कैमरा वालों को चमकाते रहती हैं। तो जया बच्चन समाजवादी पार्टी से आती हैं और वो जब शुरुआती दिनों में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उस समय अखिलेश यादव के पिताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुलायम सिंह। तो उस समय वो चाहते थे कि अमिताभ बच्चन को हम अपनी पार्टी में जोड़ें ताकि पार्टी को उसका फायदा मिले, क्योंकि अमिताभ बच्चन का रोल अलग ही है ना। जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं शुरू हो जाती है। तो अमिताभ बच्चन नहीं चाहते थे कि वो पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में घुसे। एक प्रयास किया था उन्होंने, पर वो काम उनका बिगड़ रहा था तो फिर वो हट गए। तो उनकी वाइफ उस पार्टी में जुड़ गई। फिर खुश करने के लिए उनको, क्योंकि वो एक सांसद भी थी, सांसद का चुनाव राज्यसभा की सांसद नहीं, समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजा और फिर एज अ सांसद रहते हुए ही उनको उत्तर प्रदेश में फिल्म बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। किसका बना दिया गया? फिल्म बोर्ड का। एक पिटीशन फाइल हुई अगेंस्ट दी जया बच्चन इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। पढ़ोगे आप जब भाग 5 तो देखोगे कि सांसद या विधायक के डिस्क्वालिफिकेशन लेकर कोई प्रश्न उठता है तो आप हाई कोर्ट जाते हैं। कहां जाते हैं? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई अगेंस्ट जया बच्चन की। उन्होंने लाभ का पद धारण किया है सांसद रहते हुए। ये क्वालिफिकेशन ये है कि ही शुड नॉट और सी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वह लाभ का पद धारण ना करता हो, ठीक है। और उनके खिलाफ पिटीशन फाइल हुआ क्योंकि वो एक सांसद भी थी और उन्होंने फिल्म बोर्ड के अध्यक्ष का पद धारण किया हुआ था, तो वो एक लाभ का पद है, ठीक है। जया बच्चन ने के वकील साहब ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि मैं उस पद पर जरूर हूं, पर उस पद से जुड़े मैं किसी भी तरह की कोई सैलरी नहीं लेती, इसलिए वो एक लाभ का पद नहीं है। आया ना? मैं किसी प्रकार से लाभ प्राप्त नहीं कर रही हूं, कोई सैलरी नहीं ले रही हूं, मैं जनसेवा कर रही हूं, केवल उस पद पर बैठी हूं। यस। वहां से एक जो जजमेंट आया, इसके बाद वो जजमेंट क्लियर करता है व्हाट इज ऑफिस एंड प्रॉफिट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आप उस पद पर हैं, दैट इज द ऑफिस एंड प्रॉफिट। आप उससे सैलरी प्राप्त कर रही हैं या नहीं कर रही हैं वो मायने नहीं रखता। अब समझिए ना, आप मुझे बिलासपुर जिले का कलेक्टर बना दीजिए, मैं सैलरी नहीं लूंगा। जरूरत है? आप मुझे रायपुर जिले का कलेक्टर बना दीजिए, कोरबा जिले का बना दीजिए, क्या सैलरी की आवश्यकता है? कलेक्टर छोड़ दो भाई, हैं? एक छोटे से छोटा अधिकारी बना दो। सचमुच जरूरत है सैलरी की? जाके देख लो।
तुमको आईफोन लेना है तो अपने जेब से पैसा निकाल दो, तो बहुत बड़ी चीज है। यस, तो सैलरी की जरूरत ही कहां है? तो हाईकोर्ट ने कहा कि मैडम आप इस पद पे बैठे हैं कि किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, किसी पर भी प्रेशराइज कर सकती हैं और कोई भी काम करवा सकती हैं। उस पद में रहकर सैलरी प्राप्त ना करना और ये कहना कि मैं लाभ के पद पर नहीं हूं, ये जस्टिफाई नहीं है। ये सब इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना कि दैट इज कॉल्ड ऑफिस एंड प्रॉफिट। मतलब आप किसी भी ऐसे पद पर बैठे हुए हैं जिस पर आपको निर्णय लेने का अधिकार है, आप किसी पर दबाव बना सकते हैं, अपने कार्य करवा सकते हैं, वो कौन सा पद होगा? लाभ या विश्वास का पद। आया समझ में? दैट इज द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? इसको ऑफिस एंड प्रॉफिट कहते हैं। अब हमारे वित्त मंत्री साहब, क्या नाम था इनका, है मतलब ओपी चौधरी साहब। ओपी चौधरी क्या थे? आईएएस। इस्तीफा दिया उन्होंने, क्योंकि विधायक का चुनाव लड़ने के लिए भी क्वालिफिकेशन है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब वो बोले मैं तो सैलरी लेता ही नहीं हूं। यस, अब अमित कटारिया साहब कलेक्टर हैं, शानदार कलेक्टर, मतलब बहुत अच्छे कलेक्टरों में गिनती आती उनकी। यस, अब वो 1 रुपए सैलरी लेते हैं, केवल लेते ही नहीं है और उनको जरूरत भी नहीं है। फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है। यस, जब फैमिली बैकग्राउंड इतना बड़ा हो तो फिर पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो काम कर रहा है आदमी बस। और लैंड डेवलपमेंट में काम करने में इतना बेहतरीन रहा। रायगढ़ में जो चेंजेस आए, रायगढ़ में पहले रोड इतनी बड़ी बड़ी थी, वो थोड़ी चौड़ी हुई, अच्छी हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ अमित कटारिया। रायपुर स्टेशन के बाहर पूरा कचरा भरा पड़ा रहता था, रोड तक पूरा। रायपुर स्टेशन के बाहर जो आज बड़ा सा एरिया तुमको पार्किंग का और वगैरह वगैरह दिख रहा है, वो सब बनाने वाले यही थे, नगर निगम आयुक्त थे उस समय। यस, न्यू रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में शामिल थे। मतलब जहां जहां पर भी डेवलपमेंट के कार्य हुए वहां पर वो थे और शानदार कार्य किया उन्होंने। यस, और इसीलिए आज दिल्ली में कार्य कर रहे हैं सरकार के करीब। यस, चलिए 18 क्लॉज 4 हेडिंग बनाइए। मोदी जी जब देखिए कई बार कई देशों में जाते हैं और वहां से कुछ न कुछ उपलब्धियां प्राप्त कर कर आते हैं। यस, क्या वो ऐसे ही ले सकते हैं? नहीं। अगर मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी साउथ कोरिया जा रहे हैं और साउथ कोरिया का सर्वोच्च सम्मान उपलब्धि, जिसे सियोल सम्मान के तौर पर जाना जाता है, वो उनको दी गई, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही ले लेंगे? ही इज ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड लॉ सबके लिए एक जैसी होती है, हाँ या ना? पर कागज में तो चीजें करनी ही पड़ेंगी। यस, क्योंकि अगर कोई आरटीआई से प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर तो मिलना चाहिए। पेपर्स में तो काम होंगे ही होंगे कि अगर आप भारतीय नागरिक हो या ना हो, या यस, और अगर आप देश के बाहर से कोई भी उपलब्धि, पुरस्कार कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं तो आपको किसकी अनुमति लेनी आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की। लिखिएगा 18+4, हिंदी में बोल रहा हूं पहले। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, यदि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करता है तो बिना राष्ट्रपति के अनुमति के
बिना राष्ट्रपति के सहमति के, अनुमति के किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन कोई भी भेंट, उपलब्धि या पद स्वीकार नहीं करेगा। यस, इंग्लिश में लिखिएगा। नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट under the state is to accept any present amendments or office from or under any foreign state without the consent of the president, यस। मतलब समझिए कि इसीलिए आप देखते होंगे कि कई बार ये भी रूल है कि अगर आप सरकारी नौकरी में आते हैं और अगर विदेश घूमने जाते हैं तो बिना परमिशन के नहीं जा सकते आप। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और विदेश घूमने चले गए सरकार से बिना परमिशन लिए, यस, तो आप सस्पेंड हो जाएंगे आके, यस। और आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप किस लिए गए थे, जांच बैठेगी। ऐसा ही नहीं है, छोटे से छोटा चपरासी के पद पर भी आप हैं तो भी, क्योंकि आपके पास सरकार के इंफॉर्मेशंस हैं। और यदि आप किसी विदेशी देश से कोई पुरस्कार, उपलब्धि, भेंट कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं तो कोई ऐसे तो नहीं देगा आपको, यस। तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति से, बताना पड़ेगा कि क्यों दे रहे हैं। चाचा लगते हैं क्या रिश्ते में कि खुशी से दे रहे हैं? भाई इस दुनिया में कोई अपने मन से एक गिलास पानी नहीं देता। भेंट उपलब्धि तो छोड़ दो, यस। नोट डाल के लिखिएगा। आया समझ में चारों? अरे हाँ या ना? अंतर समझ में आ रहा है? हाँ, एक मिनट। 18+4 जो है वो उपाधि की बात नहीं कर रहा, ये किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट, भेंट। प्रेजेंट समझते ना? उपलब्धियां जैसे भारत रत्न हमारे लिए है, वैसे ही अन्य देश के लिए उनका उपलब्धि, हाँ या ना? या भी कोई भी पद आप किसी भी विदेशी राज्य से प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप किसकी अनुमति ना ले लें? राष्ट्रपति की। ठीक है, हाँ पूछो। श्री 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 वो लंफने वाले, वो तो मेरे को भी मिला हुआ है, बच्चों ने दिया था कभी। वो टाइटल तो मुझे भी मिला हुआ है कि वो, हाँ, पढ़ाते पढ़ाते वो बच्चों ने मेरा नाम श्री 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 वो 1008 रख दिया। अब मैं लगा के तो नहीं घूमूंगा, है ना? वो ऑफिशियली है, हाँ। The self-proclaimed titles, ये कोई ऑफिशियल नहीं है गुरुदेव, समझ रहे हैं? मैं खुद को राजा बोल लूं यार, क्या मतलब है? समझ रहे हैं?
मैं खुद को राजा बोल दूं, राजा धीराज महाराज शुभम तिवारी सर आ रहे हैं, बोल लूं अपने आप को, पर ये ऑफिशियली यूज नहीं कर सकता है ना कोई भी, समझ रहे हैं। अब बच्चों ने कभी मुझे वो नाम दिया, अब मैं उसको लगा के थोड़ी घूम सकता हूं, वो ऑफिशियल थोड़ी ना है, वो तो प्यार था, हंसी मजाक थी, हाँ है ना, कि लोगों ने अपने प्यार व्यक्त करने के लिए अपनी चीजों को कि चलो है ना दे दिया। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे हैं भारत में गुरु और वो जो अपने नाम के आगे बहुत प्रकार के टाइटल्स लगा के घूम रहे हैं। यस, तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड हैं वो सब, तो वो सबको छोड़ दीजिए, आप वो ऑफिशियल नहीं है ना, वो आधिकारिक तौर पर उपाधि का उपयोग नहीं कर सकते। यस, सरकारी कागजों में उनका जब नाम लिखाएगा तो उनका नाम लिखाएगा, नहीं लिखाएगा कि राजा धीराज महाराज ये वो है ना, श्री श्री 50 100 1000, ये सब कुछ नहीं लिखाएगा। यस, और मैं तो सोचता हूँ मेरे बिना मतलब का मैं पढ़ाने और वकालत के लाइन में आ गया, मेरे को बाबा बनना था। मेरे पिताजी तो बोल भी रहे थे मुझे 10th में जब मैं था कि बढ़िया जा तू इलाहाबाद में इसकी पढ़ाई कर। मैं आज तक अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मानता हूं उसको कि नहीं किया। यस भाई, आज उससे ज्यादा कमाई, उससे ज्यादा पावर के कौन होल्ड करता है इस देश में। सरकार अपनी चार्टर्ड प्लेन दे रही है, अरे बाबा आप ही आइए बस उसमें बैठ के। सरकारें अपनी चार्टर्ड प्लेन भेज रही है भाई, ऑफिशियल, जो मुख्यमंत्री यूज करता है, हैं? और क्या चाहिए। इतनी बड़ी गलती कर गया मैं अपने जीवन की। बढ़िया बाबा वो बनता, मेरे नाम के अभी 2-4 ऐसे टाइटल लगते, बढ़िया आशीर्वाद देता कागज वागज में लिख के, पता नहीं क्या क्या बदल जाता तुम्हारे जीवन में। ये लोग बहुत बेहतरीन लोग हैं, मैं भी बनना चाहता हूं उनकी तरह। बेवकूफ तो पब्लिक है। यस, जो इनके देख रही है कि एक जेल में सजा काट रहा है रेप के केस में, वो भी एक न्यायालय नहीं, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, सेशन, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों ने सजा दी। इसके बाद भी बाबा क्या है, पब्लिक है बेवकूफ। वो तो उनसे ज्यादा अच्छे लोग तो है ही नहीं, मुझे भी बनना उनकी तरह। आज मौका मिले तो आज बन जाऊं। यस, बढ़िया, बस लिखे बताए, अच्छा तुम्हारे जीवन बदलने वाली है, कल ही तुम कलेक्टर बन जाओगे। पता चला बन गए तो मैं बन गया बाबा। फिर तो यहां लिख के दिए था इन्होंने, बन गए हैं। तो मेरा मानना यही है, एज अ ब्राह्मण, एज अ हिंदू, वट एवर, ये मेरी अपनी सोच है कि ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, व्यक्ति की नहीं। ईश्वर की पूजा करिए ना, मन लगा के करिए, व्यक्ति विशेष की नहीं। वो व्यक्ति भी उसी भगवान का उतना ही बड़ा रूप है जितने बड़े आप हैं। उसको भी ईश्वर ने उतना ही बनाया है जितना आपको बनाया है। यस, जैसे आप स्टूडेंट हैं, मैं एक शिक्षक हूं, और आप मुझे शिक्षक के तौर पर रिस्पेक्ट देते हैं, वो हो सकता है। पर तुम अब मेरे को भगवान मान लो कि शुभम सा तो भगवान है, इतना हल्का मचा दिए क्लास में, तो ये बेवकूफी है। समझ गए ना, तो फिर ये बेवकूफी हो जाएगी। पर मानो बढ़िया मैं भी बाबा बन जाऊं मैं भी तहलका मचा दूं, बिल्कुल एकदम ऐसा बढ़िया। बस वो कपड़े वपड़े चेंज करने पड़ेंगे थोड़े बाकी तो ठीक है ना। तो बड़ा दिक्कत है इस देश। अब एक बाबा की फैमिली है,
कि भाई तुम इतना ही ईश्वर के करीब थे तो ईश्वर तुमको कितने शांति से ले जाता ना अपने पास। तुम्हारी मौत हुई, तुम्हारी और तुम्हारे, उनकी मौत और उनके दामाद की मौत हुई एक साथ, और कार एक्सीडेंट में कार जल गई और जल के ही वो खत्म हो गए। और एक बहुत बड़े गुरु के नाम पर जाना जाता था उनको। फिर जब उनकी मौत हुई तो उनकी पत्नी गुरु बन गई। जब उनकी पत्नी खत्म हुई तो मुझे याद है मैं दिल्ली में था, मैं क्लास लेने जा रहा था, पूरा दिल्ली ब्लॉक था उस दिन। फिर जब वो खत्म हुई तो उनकी बेटी गुरु बन गई। भाई एक बात बताइए, क्या ये जो मैं ज्ञान आपको दे रहा हूं या शिक्षा दे रहा हूं, ये ज्ञान कल मेरा बेटा ही दे सकता है या आप में से कोई और भी? आप ज्यादा बेहतर हो सकते हैं क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अपने बेटे को नहीं पढ़ा रहा हूं। यस, आप आगे चलकर मेरा पद धारण कर सकते हैं, मेरा बेटा क्यों करेगा? उसको तो मैंने कोई शिक्षा नहीं दी। जस्ट बिकॉज ही इज माई सन और वो मेरे बाद गुरु बन जाए तो फिर तो ये बेवकूफी है मेरी। यस, तो मेरा मानना यही है भाई कि व्यक्ति को भगवान की पूजा करनी चाहिए, ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। वो किसी भी भगवान की करे, सभी भगवान एक ही हैं। यस, मुस्लिम अपने धर्म में भगवान की पूजा कर रहा है, क्रिश्चियन अपनी कर रहा है, हिंदू अपनी कर रहा है, सब अपने अपने धर्मों की पूजा कर रहे हैं। सब आस्था से जुड़ी मामला है, श्रद्धा है अपनी अपनी, कि तुम माता रानी की पूजा करते हो या शंकर भगवान की। यस, सब आस्था की बात है ना, कि तुम 16 सोमवार रह रही हो क्योंकि एक अच्छा हस्बैंड मिल जाए, बढ़िया है ना, कई बार लड़के लोग रहते हैं। ये सब आस्था की बात है अपनी अपनी, कि जितना आपके मन में आस्था है उतना बेहतर तरीके से चीज़ों को मानिए। अब मेरा आस्था ये है कि सुबह पूजा करो, उसके बाद ही पानी पियो और कुछ खाओ। तो अब मेरी आस्था है, अभी मैं बहुत लंबे समय से इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ कि जब तक पूजा पाठ नहीं कर लेंगे तब तक नहीं। यस, है तो है। तो जो चीज़ आप अपने लाइफ में फॉलो कर रहे हैं उसको करिए। पर मैं हमेशा बोलता हूँ व्यक्ति की पूजा मेरे लिए तो नहीं हो सकती। आप करना चाहते हैं तो आपका अपना अपना व्यू होता है, पर मेरे साथ तो नहीं है। लिखिएगा नोट डाल के। 1996 में कई लोग मानने वाले रहते हैं ना तो बुरा मान जाते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपना अपना व्यू है ना, कि नहीं सर ने वो वाले बाबा को बोल दिया। मैं किसी बाबा को कुछ नहीं बोला हूँ आप समझ सकते हैं, जिसको बोलना है सोच लीजिए। इन 1990 इंग्लिश में बोल रहा था, हिंदी में बोल रहा था मैं? 1996 में उच्चतम न्यायालय ने पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री एवं भारत रत्न जैसे उपलब्धियों को संवैधानिक ठहराया था और कहा था कि यह कोई उपाधि नहीं है, यह कोई उपाधि नहीं है। In 1996, the Supreme Court upheld the constitutional validity of भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री and Padmashri and these awards or emoluments do not amount to titles,
do not amount to titles, and these awards or emoluments do not amount to titles, therefore they are not violative to article 18, अतः यह अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करते हैं। therefore they are not violative of article 18, यह अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करते हैं। ठीक है, इन पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई थी, नोट डाल के लिखते जाइएगा, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 पुरस्कारों की शुरुआत, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये जो पुरस्कार हैं 1954 से देना चालू किया गया। यस 1977 में मोरारजी देसाई सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। 1977 में इस पर रोक लगा दी गई, और फिर जब इंदिरा गांधी 1980 में आई, क्योंकि उनको भारत रत्न लेना था, यस, तो उन्होंने फिर से इन पुरस्कारों की शुरुआत कर दी। इंदिरा गांधी और राजीव और जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल को देखें तो उनके कार्यकाल के दौरान ही उन्होंने भारत रत्न ग्रहण किया, आया ना, यस। तो सामान्य तौर पर भारत रत्न दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर लगता है, आया ना। 1980 में फिर से इसकी शुरुआत हुई, 1977 में इसे रोक दिया गया था मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा। 1980 में पुनः इसकी शुरुआत की गई, आया ना। कब? जब इंदिरा गांधी की सरकार आई पुनः। क्लियर हो पा रहा है? यस। नेक्स्ट पॉइंट, एक साल में, सुनिएगा, एक साल में अधिकतम 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं। कितने? 3, लिख लीजिए, अधिकतम 3। ठीक है, कितने भारत रत्न दिए सकते हैं? मैक्सिमम 3, पर इसके एक्सेप्शन हैं, अपवाद रहे हैं 2 बार। 2 बार हमने इस नियम को तोड़ा, एक 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न दिया, और एक बार 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया। 1999 और 2024 इस नियम को तोड़ा। यस, नियम 3 का है, बट हमने 4 और 5 लोगों को भारत रत्न दे दिया। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, एक वर्ष में दिए जाने वाले, लिखिएगा हिंदी में पहले, एक वर्ष में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की संख्या 120 से अधिक नहीं हो सकती। 120 से अधिक नहीं हो सकती। द टोटल नंबर ऑफ पद्मा अवार्ड्स to be given in a year, should not be more than 120. Should not be more than 120. ठीक है, ब्रैकेट में लीजिए एक्सेप्ट, ब्रैकेट में लीजिए एक्सेप्ट foreigners, NRIs, yes, एक और वर्ड आता है मरणोपरांत, बोलते हैं ना, मरने के बाद जब देते हैं, हाँ वो, यस, मरने के बाद दिया जाता है ना कई बार लोगों को, है ना, पद्मा अवार्ड्स, वो भी एक्सेप्शनल, मतलब इन सभी को देते हैं तो 120 को क्रॉस कर सकते हैं हम। नॉर्मली कितने मैक्सिमम है? 120, बट अगर हम विदेशियों को दे रहे हैं, एनआरआईज को दे रहे हैं, या मरने के बाद किसी व्यक्ति को पद्मा अवार्ड दिए जा रहे हैं, तो उन पद्मा अवार्ड्स को उस 120 के अंदर कैलकुलेट नहीं किया जाता,
उसको 120 के ऊपर ले जाया जा सकता है, मतलब 150, 160, 170। आप देखेंगे पद्मा अवार्ड्स यहाँ तक जाते ही हैं हर बार, है ना। 150, 155, 160 पद्मा अवार्ड्स बढ़ते हैं, क्योंकि 120 के बाद जितने भी अवार्ड्स हुए वो किन के लिए हुए? फॉरेनर्स के लिए हुए, एनआरआईज के लिए हो गए, या फिर मरणोपरांत उनको उपलब्धियां मिल गई। हाँ या ना, क्लियर हो पा रहा है? तो ये जो पद्मा अवार्ड्स है ये किसी भी प्रकार का उपाधि नहीं है, ये क्या है भाई? ये एक प्रकार की उपलब्धि है जो आपने अचीव की है देश में अच्छा कार्य करके, परंतु आप इसका उपयोग किस रूप में नहीं कर सकते? टाइटल के तौर पर नहीं कर सकते, यस, एज अ उपाधि के तौर पर नहीं कर सकते, उपलब्धि है ये आपकी केवल, यस। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 को मैं लिखवा दूंगा, पहले सुनिए। आर्टिकल 19 के अंतर्गत सबसे पहले आर्टिकल 19(1) को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? आर्टिकल 19 क्लॉज 1। जो देखिए सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में अधिकार दिए गए हैं, जबकि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से इस पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध, कि कैसे इसे रोकना है। 19 क्लॉज 2, 19 क्लॉज 3, 19 क्लॉज 4 एंड सो ऑन, यस, रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। जितने भी अधिकार हमें मिले हुए हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, वो मिले हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में। पर कैसे? देखिए, 19 क्लॉज 1A, B, C, D, E, F और G। F खत्म हो गया, बट देखेंगे हम उसको, है ना। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंतर्गत A, B, C, D, E, F और G में आपको अधिकार मिले हुए हैं। क्लियर हो पा रहा है? यस। यूपीएससी इनके फंडामेंटल राइट और रिस्ट्रिक्शंस दोनों को मिलाकर क्वेश्चंस पूछती है, जबकि सीजीपीएससी को पता नहीं क्यों, सीजीपीएससी और व्यापम जो छत्तीसगढ़ में एग्जाम लेती है, वो इसे अरेंज करने को लेकर क्वेश्चन पूछती रहती है बार बार, कि आर्टिकल 19 को अरेंज कर दीजिए, ABCDEF, है ना जी, इसको अरेंज कर दीजिए। तो आप अरेंज करने में तो आप लोग तेज हैं, कर देंगे, पर जब एग्जाम में बैठते हैं तो याद नहीं आता कि ये वाला पहले था या वो वाला, है ना। क्योंकि अभी तो एक आर्टिकल पढ़ रहे हो, उसके बाद तो इतने सारे पूरा फंडामेंटल राइट होगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और भी सब्जेक्ट होंगे, तो वहां पे कंफ्यूजन होता है ना। तो देखिए, तो उसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है ना। अब देखिए, ये है एक लड़का और ये है एक लड़की, अंतर तो दिखाई नहीं दे रहा है दोनों में, यस, बना देते हैं अंतर। अब ठीक है, नेल पॉलिश, कान, अच्छा कान उसी कलर में बनेगा ना। ठीक, अच्छा, हाई हील्स, ठीक है। ये लड़का है और एक लड़की है। अब क्या हुआ कि एक बार, अब ये देखिए, ये मैं स्टोरी अपने से खुद से डेवलप किया हुआ था, और एक बार मेरे पास एक केस आया, ओबीसी पर बेस्ड था। एक लड़के ने फोन किया, और फोन किया तो गलती से एक लड़की को फोन लग गया अननोन नंबर पे, हाँ या ना। अननोन नंबर पे एक फ़ोन लगा और लड़की ने उठाया और बोला कि भाई नहीं मैं ये नहीं बोल रही हूँ, और फिर फ़ोन कट हो गया। पर बाद में फिर से इनके बीच बात चालू हुई और धीरे धीरे
आपस में दोनों बातचीत करने लगे। क्या करने लगे? बातचीत। लिखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1A लिखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्वतंत्रता है ना बात करने की, अपने आप को व्यक्त करने की। अब दोनों एक दूसरे को खुलकर व्यक्त कर रहे हैं एक दूसरे को फोन में। हाँ क्या खाई हो? नहीं नहीं मैं तो खाई नहीं हूं, तुम नहीं खाए हो इसलिए। यस, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यस, अब इन लोगों की लंबी लंबी बातें चल रही हैं रात रात भर बिना रुके, सो ही नहीं रहे हैं, फोन में बात कर रहे हैं। मुझे तो नींद नहीं आती, ऐसा कह रहे हैं ये लोग। यस, बातचीत चल रही है। बातचीत करते करते अब यहां पर है कि बहुत हो गया बातचीत। अब बातचीत हम लोग इतने लंबे समय कर रहे हैं, है ना, तो अब हमें मिलना भी चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। यस, तो लड़के ने कहा लड़की से कि अब हमें मिलना चाहिए। लड़की का जो भाई था वो था गुंडा, तो लड़के को डर था कि ये हथियार लेकर ना आ जाए, तो इसने कहा कि भाई शांतिपूर्वक ही मिलना है। यस, तो फिर लड़का लड़की आपस में मिलने आ गए। लिखिए, शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित, शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार, राइट टू असेंबल पीसेबली, राइट टू असेंबल पीसबली, पीस उसमें BLY, एंड विदाउट आर्म्स। अब हथियार लेके आ गई, पता चल रहा है लड़की बहुत फोन करता है, ले वो नहीं करना है, एकदम शांति से जाके मिलना है ना, अमृतुल्य की चाय पीना है या फिर मनोहर वाली। यस, अब जब ये दोनों आपस में मिले तो इन्होंने कहा कि अब हम एक हो जाते हैं दुनिया से दूर। यस, और वीडियो बना के भी डाल देते हैं कि हम लोग अपने मन से ही निकले हैं। वाकई में व्यक्ति की संधा है, बाद में लड़की बदल जाएगी वैसे। अभी मैं हमेशा समझाता हूं आजकल के युवाओं को कि एक सिंपल लाइन लड़की की अगर उसने चेंज कर ली तो तुम कब तक रहोगे जेल के अंदर, तुम नहीं तय कर सकते। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है छत्तीसगढ़ का, जिसमें लड़का लड़की साथ में गए, वीडियो बना के डाला, फिर बाद में लड़की ने बोला नहीं वो तो जबरदस्ती ले गया था। अभी की वीडियो वायरल हो रही है ना। अब लड़के के ऊपर कितने सारे सेक्शंस लगेंगे। यस, जबरदस्ती घर से ले जाना, रेप के चार्जेस लगेंगे वो अलग। यस, तो अब वो लड़का गिरे हालत में बेचारा लंबे समय से जेल में रहने वाला है। इसीलिए कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच लो। क्राइम करने से पहले, आजकल यंग जनरेशन हथियार ले घूम रहे हैं, हथियार दिखा रहे हैं, मतलब दादा बनने का प्रयास। क्यों भाई? 4 दिन में सब गुंडे निकल जाती है जब जेल अंदर जाते हो, फिर वहां से बाहर निकलते हो ना तो लगता है नहीं जीवन में दोबारा नहीं करेंगे। तो मजाक नहीं है भाई, बहुत वो है। ठीक है, तो फिर ने बोला अब हम एक हो जाते हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। यहां पर क्या किया उन्होंने? आपस में बातचीत की, फिर क्या हुआ? मिलने आ गए, असेंबल हुए। फिर यहां पर क्या हुआ? इन्होंने एक हो गए। एक हो गए मतलब यूनियन। यस, लिखिए आर्टिकल 91C में, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हिंदी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हिंदी में संगम। संगम मतलब एसोसिएशन, संगम मतलब एसोसिएशन, संगम या संघ या सहकारी समिति
बनाने का अधिकार, सहकारी समिति बनाने का अधिकार, सहकारी समिति बनाने का, संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि अब हम एक हो गए हैं तो अब हम यहां नहीं रहेंगे, अब हम भारत भ्रमण के लिए निकल जाएंगे, हमको नहीं रहना है बिलासपुर में। यस, हम बिलासपुर से बाहर कहीं और घूमेंगे, तब तक घूमेंगे जब तक हमारा मन करेगा। यस, ताकि हमें कोई पकड़ ना ले। यस, तो 19(1)D लिखिए, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से भ्रमण करने या संचरण का अधिकार, भ्रमण करने या संचरण का अधिकार, राइट टू मूव फ्रीली थ्रूआउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, थ्रूआउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मन लगा के घूमो। यस, अबे मन लगा के कहां घूमे? इन्होंने इंडिया घूमा, बढ़िया, मन लगा के इंडिया घूमा और घूमकर वापस कहां आए? छत्तीसगढ़, बिलासपुर। अब लड़की कह रही है कि नहीं, मुझे तो बिलासपुर में ही रहना है, क्योंकि यहां पर रोड के जो गड्ढे हैं वो कहीं और नहीं मिल रहे मुझे। यस, और जगह लाइट रहती है, यहां लाइट नहीं रहती, मैं यही रहना चाहती हूं, मुझे गर्मी में रहना पसंद है। लड़की ये कह रही है लड़के से कि मुझे तो केवल और केवल कहां रहना है? बिलासपुर में। कहां रहना है? तो लिखिए 19(1)E, भारत के किसी भी भाग में निवास करने, भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। राइट टू रिसाइड एंड सेटल, राइट टू रिसाइड एंड सेटल in any part of territory of India, any part of territory of India. Next, right to property, संपत्ति का अधिकार। यह समाप्त कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से। अब आपको एक जगह सेटल होना है तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉपर्टी, संपत्ति। संपत्ति कैसे आएगी? काम करके, नौकरी करके, व्यापार करके। नेक्स्ट 19(1)G, लास्ट, क्या करके? व्यापार। लिखिएगा लास्ट पॉइंट, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or businesses। कोई वृत्ति, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। क्लियर हो पा रहा है? बातचीत किया, मिले, घूमने निकल गए, बस गए। बसने के लिए क्या बनाना था? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के लिए क्या करना था? व्यापार। तो याद रहेगा? भूलोगे तो नहीं? मेरे को नहीं लगता भूलोगे। ठीक है, चलिए।